वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जनरल टेस्ट के अंदर का सेक्शन है जीके में इंडियन पॉलिटी। आज देखने वाले हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानने वाले हैं आज हम, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला आता है, देखिए पार्ट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आर्टिकल्स बता चुका हूं कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स हैं। तो पार्ट वन, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो पार्ट वन की अगर हम बात करें, पार्ट 1 के अंदर आता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, जिसमें हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। ठीक है, यूनियन और टेरिटरीज की बात करते हैं हम। आज हम वही देखने वाले हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर आर्टिकल 1, ये आप देख रहे हैं 1, आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे। ये बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट बनी थी अभी, जब आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा इंडिया की जगह भारत यूज किया गया था G20 समिट के दौरान। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों वर्ड मेंशन है, इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है। हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम भारत यूज करेंगे तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था पहले ही बता दिया गया था कि इंडिया भी यूज कर सकते हैं, भारत भी यूज कर सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अगर सपोज मान लो भारत दैट इज इंडिया करना पड़े, तब हमें अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है डिट्टो की डिट्टो, इसके अकॉर्डिंग हमें अभी कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है और हम इंडिया की जगह भारत टर्म भी यूज कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 ये कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट की जब हम बात करते हैं, कौन से, अब इसके अंदर काफी सारी चीजें ये आ जाती है कि एडमिशन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी टेरिटरी या कोई भी स्टेट जब इंडिया एक्वायर करता है तो उसके अंदर हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है, यानी कि पावर दी है पार्लियामेंट को कि वो एक नया स्टेट भी बना सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उसको तोड़ भी सकता है, किसी की भी बाउंड्री एडजस्ट कर सकता है, एक स्टेट से निकाल के दूसरे स्टेट में दे सकता है। ऑलराइट, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश से ब्रेक करके बनाया गया था तेलंगाना। जब तेलंगाना बनाया गया था 2014 के अंदर एज ए 29th स्टेट। ठीक है, ये इसी आर्टिकल के अंदर हुआ था। अब मैं एक और बात करूं आपकी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट था बट उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है। ठीक है, वो भी किसके द्वारा किया गया है, इसके द्वारा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरीज को छोटा और बड़ा कर सकता है, एक नया स्टेट भी बना सकता है। ऑलराइट, तो हमें ये याद रखने हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। बेसिकली इसमें आर्टिकल 4 भी है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी अंडर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि अंडर आर्टिकल 368 क्या है। बता देता हूं फिर भी थोड़ा सा। अंडर आर्टिकल 368 ये कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप CVT 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। आप अगर क्लासेस चाहते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमारे पास हर तरह की क्लासेस अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो टारगेट करते हैं CVT 2024 ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आपको आपके पसंद का कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब आगे फिर से चलते हैं। अब बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, जिसके अंदर सिटीजनशिप की बात की गई है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। अब आपको यहां पे क्या चीजें याद रखनी है, आपको ये सारे आर्टिकल याद नहीं करने की, 5 से 11 तक आर्टिकल
क्या कहते हैं। बट आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पार्ट 2 के अंदर 5 से 11 तक आते हैं, आर्टिकल 5 से 11 तक आपके आर्टिकल्स आते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपको हर आर्टिकल पता हो, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और साथ क्या पता होना चाहिए कि आपकी सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे एक इंसान को नागरिकता मिलती है। उसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। उसमें 5 तरीके बताए थे कि इन 5 तरीकों से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? बाय बर्थ, अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय डिसेंडेंट, ठीक है, बाय डिसेंडेंट की अगर आपके कोई फादर मदर अगर इंडिया से हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई नॉन इंडियन है वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कुछ कंडीशंस होती है वो फुलफिल कर देता है, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन, जब हम बाय इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक मान लो कि एक नया एक दूसरी कंट्री को एक्वायर कर लिया, उसने अपने साथ मिला लिया, ठीक है। जब अपने साथ मिलाएगा ना तब भी उन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। तो ये 5 तरीके याद रखेंगे, बर्थ, डिसेंट, आपका रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन। 5 तरीके से क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको कि कितने तरीके दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि इंडिया में कितने तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। तो 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, डाउट अपने माइंड में कोई भी क्रिएट मत कीजिएगा। जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, पार्ट 1 के अंदर क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो आपको 1 से 4 तक में कौन कौन से आर्टिकल पता होने चाहिए। आपको इसमें सबसे मेन आर्टिकल है एक, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 आपको पता होना चाहिए, 2 और 3 ना भी याद करो तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर लेकिन आपको यह याद रखना है कि पार्ट 1 के अंदर 1 से 4 तक आता है। यह पूछ सकता है, ऐसे दे देगा ऑप्शन में कि पार्ट 1 के अंदर जो आर्टिकल आते हैं आपके वो कैसे आते हैं, 1 से 4, 5 से आपका 11 दे देगा, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन पेयर्स बना देगा, उसमें आपको चूज करना होगा। वैसे ही आपका किस में है, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के अंदर, उसमें आगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 आ गया आपका। तो ऐसे आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं कि आपको इन 5 तरीकों से सिटीजनशिप मिल सकती है, वो भी आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, आगे की लेक्चर में जो आने वाला लेक्चर है इसी का, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें करने वाले हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। उनमें से कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके पेपर में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ऑलराइट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तब कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।